नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस के नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक से फेडरलिज्म। फेडरलिज्म देखो प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी पर आधारित है। अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ले कि प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी क्या है, ये देखो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड और यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड प्रिंसिपल है गुड गवर्नेंस के लिए। मतलब अच्छी गवर्नेंस लानी है तो प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी को फॉलो करना जरूरी है। सिंपल मतलब इसका ये है, अगर किसी इंडिविजुअल के द्वारा कोई काम किया जा सकता है तो उस काम के लिए फ्रेंड्स की सहायता ना ली जाए, फैमिली की सहायता ना ली जाए, बिजनेस एसोसिएशंस की सहायता ना ली जाए। और अगर कोई काम फैमिली लेवल पे किया जा सकता है, फ्रेंड लेवल पे किया जा सकता है, तो उसके लिए नेबरहुड की सहायता ना ली जाए। उसी प्रकार से अगर कोई काम नेबरहुड लेवल पे किया जा सकता है तो उसके लिए रीजनल या फिर लोकल गवर्नमेंट की सहायता ना ली जाए। और उसी प्रकार से अगर कोई काम रीजनल गवर्नमेंट या फिर लोकल गवर्नमेंट के लेवल पे किया जा सकता है तो उसके लिए नेशनल गवर्नमेंट या फिर फेडरल गवर्नमेंट की सहायता ना ली जाए। यानी हायर जो अथॉरिटी है वो हमेशा सब्सिडियरी की भूमिका निभाए, यानी सहायक की भूमिका निभाए। रीजनल या फिर लोकल गवर्नमेंट अगर कोई काम कर सकती है तो उसको वो काम करने दिया जाए। फेडरल और नेशनल गवर्नमेंट सिर्फ सब्सिडियरी की भूमिका निभाए, सहायक की भूमिका निभाए। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी। प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी के देखो काफ़ी सारे फायदे भी हैं। सिंपल बात देखिए आप, मान लीजिए कोई काम पंचायत के द्वारा किया जा सकता है तो उस काम को स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ना किया जाए, ये कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी के द्वारा। अब देखो पंचायत को ज़्यादा जानकारी होती है लोकल लेवल की। अगर पंचायत उस काम को करेगी तो ज़्यादा जानकारी के साथ करेगी, एफिशिएंसी अच्छी आएगी, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होएगी, वो समस्या को ठीक से एड्रेस करेंगे। जबकि स्टेट गवर्नमेंट उतना इफेक्टिवनेस से काम नहीं कर पाएगा क्योंकि ग्राउंड सिचुएशन के बारे में नहीं पता होता है स्टेट को। तो इस प्रकार से हमने बात की प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी की। अब देखो दो टर्म्स के बीच का मतलब आप जान लीजिए, डेवोल्यूशन ऑफ पावर और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। इन दोनों टर्म्स को आपने काफ़ी बार सुना होगा। एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए अभी यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर है प्रॉपर्टी पे टैक्स कलेक्ट करने की, और यूनियन गवर्नमेंट चाहती है कि ये पावर दे दी जाए स्टेट गवर्नमेंट को। अब देखो दो तरीकों से यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा ये पावर स्टेट गवर्नमेंट को दी जा सकती है। एक तो पार्लियामेंट में कोई कानून बना के या फिर एग्जीक्यूटिव डिसीजन से। दूसरा तरीका ये हो सकता है संविधान को अमेंड कर दिया जाए और संविधान में ही ये प्रोविजन कर दिया जाए कि प्रॉपर्टी टैक्स को अब कलेक्ट किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अगर देखो संविधान में अमेंडमेंट लाया जाता है तो ये होगा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। समझ गए? संविधान में प्रोविजन हो गया है और पावर अब दे दी गई है स्टेट गवर्नमेंट को। एक बार संविधान के रास्ते से पावर दे दी गई तो बाद में स्टेट से पावर वापस लेना आसान नहीं होता, फिर से संविधान को अमेंड करना पड़ेगा। संविधान को अमेंड करना आपको पता है आसान नहीं होता, प्रोसेस थोड़ी डिफिकल्ट है आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग। और अगर देखो सिर्फ पार्लियामेंट में एक एक्ट पास करके ही स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दी जाती है तो ये होगा काइंड ऑफ डेवोल्यूशन ऑफ पावर। इसे तो देखो यूनियन गवर्नमेंट फिर से भी छीन सकती है आसानी से स्टेट गवर्नमेंट से, तो ये है डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स। एक सिंपल एग्जांपल आप समझ लीजिए, आसानी से इन दो टर्म्स का मतलब आपको समझ में आ जाएगा। देखो 1992-93 में 73rd 74th अमेंडमेंट आई, यानी पंचायत को काफ़ी सारी पावर्स दे दी गई और संविधान में प्रोविजन करके ऐसा किया गया। 73rd और 74th अमेंडमेंट की सहायता से संविधान में नए प्रोविजंस ऐड किए गए और पंचायत को पावर दी गई। हर 5 साल में एक इलेक्शन करवाना होगा, स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन करना होगा, काफ़ी सारी बातें कंपलसरी कर दी गई। तो ये एक प्रकार से डिसेंट्रलाइजेशन था। लेकिन उससे पहले क्या हुआ करता था, स्टेट गवर्नमेंट कभी इलेक्शन करवाती थी, कभी नहीं करवाती थी, थोड़ी बहुत पावर अपनी तरफ से डिवोल्व कर देती थी, पंचायत को वापस छीन लेती थी। तो डिसेंट्रलाइजेशन एक आप कह सकते हो कॉन्क्रीट मेथड है
हायर गवर्नमेंट्स अगर लोअर गवर्नमेंट्स के साथ पावर शेयर करना चाहती हैं तो। अब हम फेडरलिज्म के बारे में बेसिक जानकारी डिस्कस करते हैं। ये जो टर्म है वो निकल के आती है लैटिन वर्ड फोइडस से। इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट। फेडरलिज्म एक प्रकार से आप कह सकते हो गवर्नमेंट बाय कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट होता है गवर्नमेंट्स के बीच में, जैसे इंडिया में यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है ना कि कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्यूमेंट है, प्रीएम्बल में लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग बीन डिसाइडेड। तो ये एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन में साफ तौर पे पावर्स दी हुई हैं, कौन सी एंटिटीज़ पे यूनियन गवर्नमेंट अपना कानून बना सकती है, कौन सी एंटिटीज़ पे स्टेट गवर्नमेंट अपना कानून बना सकती है। पावर्स पूरी तरह से क्लियरली एक्सप्लिसिटली डिफाइंड हैं संविधान में। तो ये क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट है। तो फेडरलिज्म आप कह सकते हो गवर्नमेंट बाय कॉन्ट्रैक्ट। विभिन्न सेकुलर्स के क्या व्यू हैं? विलियम एच राइकर और ए वी डाइसी। राइकर का देखो ये कहना है, फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, कुछ एरियाज ऐसे होंगे जिनमें पावर्स होगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और कुछ एरियाज ऐसे होंगे जिनमें अल्टीमेट पावर्स होंगी स्टेट गवर्नमेंट के पास। उसी प्रकार से ए वी डाइसी का ये कहना है, फेडरलिज्म एक ऐसी पॉलिटिकल अरेंजमेंट है जिसमें विभिन्न यूनिट्स हैं, जैसे स्टेट या फिर प्रोविंस जो होते हैं ये यूनिट्स होते हैं। विभिन्न जो यूनिट्स हैं वो यूनियन तो बनाना चाहती हैं लेकिन यूनिफॉर्मिटी नहीं चाहती। यानी जैसे इंडिया में देखो, कर्नाटक अलग से स्टेट है, तमिलनाडु अलग से स्टेट है, ये सारे मिलके बनाते हैं इंडिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया का एक कल्चर है। कर्नाटक का अलग से कल्चर है वहाँ पे लोगों का, और कर्नाटक की सरकार उस कल्चर को मेंटेन करती है। और उसी प्रकार से तमिलनाडु का अलग से कल्चर है, वहाँ पे लोकल कल्चर, और लोकल कल्चर को मेंटेन किया जाता है। तो काइंड ऑफ फेडरलिज्म एक ऐसा पॉलिटिकल अरेंजमेंट है जिसमें विभिन्न यूनिट्स यूनियन तो बनाना चाहती हैं लेकिन वो यूनिफॉर्मिटी नहीं चाहती। सारे स्टेट्स कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल चाहते हैं इंडिया बने, लेकिन ये नहीं चाहते कि इंडिया का एक ही कल्चर हो। कल्चर तो देखो एक एग्जाम्पल है, एसेंस यही निकलता है, विभिन्न यूनिट्स यानी विभिन्न स्टेट्स यूनियन तो बनाना चाहते हैं लेकिन यूनिफॉर्मिटी नहीं चाहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि फेडरलिज्म का मॉडल अपनाया क्यों जाता है विभिन्न कंट्रीज के द्वारा। सबसे पहला पॉइंट तो देखो, अगर कंट्री कोई बहुत ज़्यादा वास्ट हो, डाइवर्स हो, तो डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करने के लिए फेडरलिज्म का मॉडल अपनाया जाता है कि अलग अलग स्टेट्स के पास पावर हो कि वो अपने अपने लोकल जो डाइवर्सिटी है उसको मेंटेन कर सकें, लोकल कल्चर को सहेज कर रख सकें। अगर पूरी एक ही गवर्नमेंट होगी बहुत बड़े रीजन में तो इंसर्जेंसी फैलना स्टार्ट हो जाएगी। किसी रीजन को ये लगेगा कि देखो हमारे कल्चर को इग्नोर किया जा रहा है, दूसरे रीजन के कल्चर को भी यही लगेगा। अगर लोकल लेवल पे गवर्नमेंट होगी तो वो अपने कल्चर को सहेज कर रखने के लिए काम करेगी, लोगों में नाराजगी नहीं आएगी, उन्हें लगेगा कि हाँ हमारी जो सरकार है हमारे कल्चर के लिए काम कर रही है। नेक्स्ट, गुड गवर्नेंस इंश्योर करने के लिए, सिक्योरिटी के लिए, कॉमन मार्केट के लिए। अब नेक्स्ट देखो, अल्फ्रेड स्टीफन के द्वारा फेडरेशन की फॉर्मेशन के 3 मॉडल्स दिए जाते हैं। पहला मॉडल है कमिंग टुगेदर मॉडल। इसमें विभिन्न स्टेट्स एक साथ आते हैं, जैसे यूएसए में 50 स्टेट्स एक साथ आए हैं और उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का निर्माण किया है जो कि एक फेडरेशन है। दूसरा मॉडल है इंडिया का मॉडल, होल्डिंग टुगेदर मॉडल। हमने देखो विभिन्न स्टेट्स का निर्माण किया है और संविधान में स्टेट्स को पावर दी है ताकि इस पूरे रीजन को चलाया जा सके, पूरे देश को चलाया जा सके। यानी यूएसए की तरह हमारे देश में ऐसा नहीं है कि अभी जैसे 29 स्टेट्स हैं कि 29 स्टेट्स एक साथ आए हों और उन्होंने डिसाइड किया हो कि हम मिलके इंडिया का निर्माण करते हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ इंडिया में। इंडिया पहले बना और इंडिया को चलाने के लिए स्टेट्स बाद में बने। समझ गए? तो होल्डिंग टुगेदर, देश को होल्ड करने के लिए फेडरेशन का निर्माण किया जाता है। ये इंडिया का मॉडल है। तीसरे नंबर पे मॉडल है पुटिंग टुगेदर मॉडल। जैसे यूएसएसआर था, यूएसएसआर में कई सारे देश शामिल थे जिनको फोर्स की सहायता से फेडरेशन में शामिल किया हुआ था, डर दिखा के, कब्जा करके। तो वो मॉडल था पुटिंग टुगेदर मॉडल। 3 मॉडल्स हैं, कहीं भी आप यूज कर सकते हो। अल्फ्रेड स्टीफन ने दिए थे ये 3 मॉडल्स। कमिंग टुगेदर
यूएसए में देखो 50 स्टेट्स आए थे और आज भी 50 स्टेट्स हैं, ना ही एक स्टेट कम हुआ है ना ही एक स्टेट बढ़ा है, क्योंकि यूएसए का निर्माण बाद में हुआ, 50 स्टेट्स पहले थे, 50 स्टेट्स ने मिलकर यूएसए का निर्माण किया। इंडिया में उल्टा है, इंडिया पहले था, इंडिया को चलाने के लिए, इंडिया को होल्ड करने के लिए स्टेट्स का निर्माण बाद में किया गया। इसी वजह से स्टेट्स की संख्या हमारे देश में लगातार बढ़ रही है। और तीसरे नंबर पे पुटिंग टुगेदर मॉडल, फोर्स की सहायता से, कोर्जन की सहायता से फेडरेशन का निर्माण किया जाता है। अब नेक्स्ट देखो, 3 टर्म्स के बीच हम डिफरेंस जानते हैं, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कन्फेडरेशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फेडरेशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एग्जाम्पल देखने को मिलता है यूके में, कन्फेडरेशन का एग्जाम्पल है यूरोपियन यूनियन या फिर सार्क, और फेडरेशन का एग्जाम्पल है इंडिया। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इंग्लैंड में सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ पावर्स डेलीगेट कर देती है या फिर डिवोल्व कर देती है अपने प्रोविंसेस को। फॉर एग्जाम्पल यूके में देखो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, आयरलैंड, ये सब पार्ट हैं यूके के, और इनको ऑटोनॉमी दी हुई है यूनाइटेड किंगडम की नेशनल गवर्नमेंट ने। अब देखो, ये जो ऑटोनॉमी दी हुई है संविधान की सहायता से नहीं दी हुई है, सीधा सीधा यूनियन गवर्नमेंट ने अपने एग्जीक्यूटिव डिसीजन की सहायता से या फिर कानून बना के थोड़ी बहुत पावर्स दे दी हैं अपने कंपोनेंट्स को, फॉर एग्जांपल वेल्स को, इंग्लैंड को, आयरलैंड को। तो ये जो टाइप ऑफ गवर्नमेंट है वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कुछ पावर्स दे दी जाती हैं प्रोविंसेस को, संविधान की सहायता से नहीं, एग्जीक्यूटिव डिसीजन की सहायता से या फिर लेजिस्लेशन की सहायता से। अब बात करते हैं कन्फेडरेशन की। कन्फेडरेशन देखो एकदम अपोजिट होता है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। जैसे देखो यूरोपियन यूनियन में 28 देश हैं, 28 देश एक साथ आए और उन्होंने थोड़ी थोड़ी पावर दे दी यूरोपियन यूनियन को। उन्होंने कहा कि ये पावर अभी हमारे पास है, ये पावर आप ले लीजिए। यानी विभिन्न स्टेट्स एक साथ आ रहे हैं, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण कर रहे हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी पावर्स दे रहे हैं। समझ गए? तो कॉन्फेडरेशन में देश पहले हैं, संस्था बाद में बनती है, और देश अपनी पावर्स को देते हैं संस्था को। देखो दोनों केसेस में ध्यान रखने वाली बात यह है, यूनाइटेड किंगडम में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो नेशनल जो गवर्नमेंट है यूके में वो वेल्स से, स्कॉटलैंड से पावर वापस ले सकती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहां पे पावर दी है, डेलीगेट की है वेल्स को या फिर स्कॉटलैंड को या फिर इंग्लैंड को या फिर आयरलैंड को। उसी प्रकार से कॉन्फेडरेशन में भी जो देश एक साथ आए थे और जिन्होंने कॉन्फेडरेशन का निर्माण किया था वो कॉन्फेडरेशन से बाहर भी आ सकते हैं। जैसे अभी जो यूके है वो बाहर आ रहा है यूरोपियन यूनियन से, उन्होंने पहले पावर दी थी, यूरोपियन यूनियन को डेलीगेट की थी, लेकिन अब वो बाहर आ रहे हैं यूरोपियन यूनियन से। अब तीसरा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है फेडरेशन, जो कि इंडिया में है। इस में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में पावर डिवाइड होती है, ना तो यूनियन गवर्नमेंट पावर लेती है स्टेट गवर्नमेंट से और ना ही स्टेट गवर्नमेंट पावर लेती है यूनियन गवर्नमेंट से। यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के दोनों पावर लेते हैं संविधान से। यह सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है फेडरेशन में। यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों अपनी पावर्स को ड्रा करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। ना तो यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है, ना ही स्टेट गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट को पावर देते हैं। और दो केसेस हमने जो पहले डिस्कस किए उसमें क्या होता है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में यूनियन गवर्नमेंट पावर देती है स्टेट गवर्नमेंट को और कॉन्फेडरेशन में स्टेट गवर्नमेंट पावर देती है यूनियन गवर्नमेंट को। लेकिन फेडरेशन जो कि तीसरा केस है, इसमें कोई किसी को पावर नहीं देता, दोनों अपनी अपनी पावर को ड्रा करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। हमारे संविधान का 7वां शेड्यूल, जिसमें साफ तौर पर बताया गया है यूनियन गवर्नमेंट किन मुद्दों पर कानून बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट किन मुद्दों पर कानून बना सकती है, और यह भी बताया गया है कौन सी चीजें कॉन्करेंट लिस्ट में आती हैं जिन पर दोनों के द्वारा कानून बनाए जा सकते हैं। तो इंडिया एक फेडरेशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। फेडरेशन के देखो मेनली 3 फीचर्स होते हैं। डिवीजन ऑफ पावर्स होना चाहिए, जो कि हमारे देश के संविधान में है शेड्यूल 7 के हिसाब से। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, हमारे देश में है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, हमारे देश की जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। आर्टिकल 131 के हिसाब से सेंटर और स्टेट के बीच में कोई भी इशू को लेकर डिस्प्यूट होता है तो स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो इसका मतलब तीनों फीचर्स इंडिया में देखने को मिलते हैं और इंडिया एक फेडरल कंट्री है।
लेकिन देखो कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे भी हैं जो कहते हैं इंडिया एक फेडरल कंट्री नहीं है, इंडिया एक क्वेसी फेडरल कंट्री है। फॉर एग्जांपल केसी वेयर का कहना है इंडिया एक क्वेसी फेडरल कंट्री है क्योंकि इंडिया में मोर सेंट्रलाइज्ड फेडरल मॉडल है, मतलब फेडरल गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं वो ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू स्टेट गवर्नमेंट से। जैसे इंडिया में ऑल इंडिया सर्विसेज गवर्नर का जो पद है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे ये जाहिर होता है कि सेंट्रलाइज्ड फेडरल गवर्नमेंट है इंडिया में, यानी पावर्स ज़्यादा है यूनियन गवर्नमेंट के पास, फेडरल गवर्नमेंट के पास। तो पूरी तरह से इंडिया फेडरल कंट्री नहीं है, इंडिया एक क्वेसी फेडरल कंट्री है, ये बोला गया था केसी वेयर के द्वारा। केसी वेयर ये भी कहते हैं ना सिर्फ इंडिया बल्कि दूसरे जो फेडरल गवर्नमेंट्स हैं, जैसे यूएसए का वो एग्जाम्पल देते हैं। यूएसए में सिविल वार हुआ, उसके बाद जैसे जैसे यूएसए का कद बढ़ा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, तो यूएसए की जो फेडरल गवर्नमेंट है वो धीरे धीरे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती गई। तो यूएसए में भी सेंट्रलाइज्ड फेडरल गवर्नमेंट है, ऐसा बोला जाता है केसी वेयर के द्वारा। लेकिन देखो एसआर बोमई केस में 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे बोला है फेडरलिज्म जो है वो हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। फेडरलिज्म का कोई एक मॉडल नहीं हो सकता, फेडरलिज्म के बहुत सारे मॉडल्स हो सकते हैं और कोई ज़रूरी नहीं कि यूएसए का फेडरलिज्म का जो मॉडल है वो बिल्कुल ठीक मॉडल है और उसे ही फेडरलिज्म का मॉडल माना जाए। अलग अलग देशों में फेडरलिज्म का अलग अलग मॉडल भी हो सकता है। यूएसए जो एग्जाम्पल है वो ड्यूल फेडरलिज्म का एग्जाम्पल है, इंडिया एक एग्जाम्पल है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। ड्यूल फेडरलिज्म का क्या मतलब होता है? देखो यूएसए में स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच पावर्स का एकदम एक्सप्लिसिट डिफरेंस है। ना तो स्टेट गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट के काम में इंटरफेयर करेगी, कोई डिपेंडेंसी नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट अपना काम करेगी, यूनियन गवर्नमेंट अपना काम करेगी, और यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के कामकाज में इंटरफेयर नहीं करेगी। तो वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स आप कह सकते हो यूएसए में, इस प्रकार का मॉडल है। आपको मैं एक पिक्चर दिखाता हूं, ये पिक्चर आप देखिए, ये ड्यूल फेडरलिज्म का एग्जाम्पल है। केक है ना, केक में लेयर होती है, यूनियन गवर्नमेंट का काम है तो यूनियन गवर्नमेंट करेगी, कोई डिपेंडेंसी नहीं स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर मान लीजिए लेयर है स्टेट गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट अपना काम करेगी, कोई डिपेंडेंसी नहीं यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर, दोनों एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे, कोई कोऑपरेशन का स्कोप नहीं है। तो ये है ड्यूल फेडरलिज्म का मॉडल। जबकि इंडिया में है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मॉडल, दोनों की इंटरलॉकिंग यानी इंटरडिपेंडेंसी देखने को मिलती है इंडिया में। यूनियन गवर्नमेंट की डिपेंडेंसी है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर और स्टेट गवर्नमेंट की डिपेंडेंसी है यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर। तो इस प्रकार से जो मार्बल बनता है, मार्बल केक मॉडल, ये हमारे देश का मॉडल है। मार्बल केक फेडरलिज्म के मॉडल को आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी कह सकते हो। इंडिया के मॉडल में यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एक दूसरे की मदद करते हैं, हाथ पकड़ के आगे चलते हैं। तो इंडिया का फेडरलिज्म का जो मॉडल है वो यूएसए के फेडरलिज्म के मॉडल से अलग है कई सारे रिस्पेक्ट में। जैसे देखो यूएसए का फेडरलिज्म का जो मॉडल है वो लेजिस्लेटिव फेडरेशन है, जबकि इंडिया में एग्जीक्यूटिव फेडरेशन है। इसका मतलब देखो ये है, इंडिया में स्टेट की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है एग्जीक्यूटिव लेवल पे यानी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे। यूनियन गवर्नमेंट कानून तो बना देती है लेकिन उन कानूनों को इंप्लीमेंट करने के लिए ज़्यादातर समय यूनियन गवर्नमेंट को डिपेंड होना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट पे। तो स्टेट गवर्नमेंट की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एग्जीक्यूटिव लेवल पे इंडिया में, जबकि यूएसए में उल्टा है। यूएसए में स्टेट गवर्नमेंट्स के पास ज़्यादा पावर है लेजिस्लेटिव लेवल पे, यानी स्टेट गवर्नमेंट्स ज़्यादा इश्यूज पे कानून बना सकती हैं, लेजिस्लेटिव मामलों में उनके पास ज़्यादा पावर्स हैं यूएसए में। दूसरा डिफरेंस देखो इंडिया के फेडरलिज्म मॉडल और यूएसए के फेडरलिज्म मॉडल में ये है, इंडिया का फेडरलिज्म मॉडल एसिमेट्रिकल है। हमारे देश में राज्यसभा में सभी स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन समान नहीं है। यूपी 31 राज्यसभा मेंबर्स भेजता है, कई स्टेट्स ऐसे भी हैं वो 2 मेंबर 1 मेंबर भेजते हैं, हरियाणा 5 मेंबर भेजता है। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में सभी स्टेट्स के द्वारा 2 मेंबर्स भेजे जाते हैं, यानी सभी स्टेट्स 50 जो स्टेट्स हैं यूएसए में सबकी रिप्रेजेंटेशन इक्वल है। लेकिन इंडिया में राज्यसभा में सबकी रिप्रेजेंटेशन इक्वल नहीं है। इंडिया में एसिमेट्रिकल मॉडल है और एसिमेट्रिकल मॉडल देखो ज़्यादा डेमोक्रेटिक भी होता है। ग्रैनविल ऑस्टिन ये कहते हैं इंडिया का जो मॉडल है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मॉडल है, और ग्रैनविल ऑस्टिन केसी वेयर के पॉइंट ऑफ व्यू को रिजेक्ट कर देते हैं
केसी वियर ने क्या कहा था, आपको याद होगा, इंडिया जो है वो एक क्वेसी फेडरल कंट्री है। ग्रैनविल ऑस्टिन कहते हैं नहीं, इंडिया एक फेडरल कंट्री है। दो ही कंसेप्ट होते हैं, या तो फेडरल कंट्री या फिर यूनिटरी कंट्री। क्वेसी फेडरल जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होता और इंडिया एक फेडरल कंट्री है, ऐसा बोला जाता है ग्रैनविल ऑस्टिन के द्वारा। इवन देखो हमारे जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं प्रधानमंत्री मोदी, उन्होंने एक नई टर्म इजाद की, कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव मॉडल। इस मॉडल के हिसाब से कोऑपरेशन तो देखने को मिलेगा ही टीम इंडिया के बीच, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच और विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच, लेकिन इसके साथ साथ हेल्थी कंपटीशन भी देखने को मिलेगा विभिन्न स्टेट्स के बीच। नीति आयोग ने देखो कितने सारे इंडेक्स रिलीज किए हैं, फॉर एग्जांपल हेल्थ से रिलेटेड इंडेक्स या फिर वाटर कंपोजिट इंडेक्स। ये सारे इंडेक्स इसीलिए है ना, विभिन्न स्टेट्स के बीच एक हेल्थी कंपटीशन को नर्चर किया जा सके। तो इसके बारे में आप जरूर लिखिएगा, कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव मॉडल। और इसी मॉडल के आधार पर नीति आयोग की स्थापना की गई है। तभी नीति आयोग कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को और ज़्यादा आगे लेके जा रहा है। तो इस प्रकार से हमने फेडरलिज्म के बेसिक्स डिस्कस किए। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इंडिया में विभिन्न स्टेट्स का फॉर्मेशन किस प्रकार से हुआ है। क्या ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट्स बनाने चाहिए, जो डिमांड्स समय समय पे उठती रहती है देश के विभिन्न इलाकों में, या फिर छोटे छोटे स्टेट्स का निर्माण नहीं होना चाहिए। देखो इंटरनल मैप जो है इंडिया का वो कांस्टेंट नहीं है, लगातार इंडिया का जो इंटरनल मैप है वो चेंज हो रहा है। 2014 में 29वां स्टेट बना इंडिया में, जिसका नाम है तेलंगाना। और समय समय पे मांगे उठती रहती हैं, जैसे गोरखालैंड की मांग बहुत ज़्यादा उठी थी, 2017 में बोडोलैंड की मांग उठती रहती है, और भी महाराष्ट्र में, यूपी में, अलग अलग जगह पे अलग अलग स्टेट की मांग उठती रहती है। आर्टिकल 3 हमारे देश के संविधान का कहता है पार्लियामेंट लॉ की सहायता से स्टेट फॉर्म कर सकती है। एक स्टेट को डिवाइड करके 2 स्टेट्स बना सकती है, 2 स्टेट्स को इकट्ठा करके नया स्टेट बना सकती है, किसी स्टेट का एरिया घटा सकती है, किसी का बढ़ा सकती है, स्टेट की बाउंड्री चेंज की जा सकती है, नाम चेंज किया जा सकता है। ये सब कुछ किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा लॉ की सहायता से। तो कैसे कैसे इंडिया में स्टेट्स बने, उनको आप 3 वेव्स में डिवाइड कर सकते हो, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव। फर्स्ट वेव में देखो 1960s में और 1970s में लैंग्वेज के आधार पर काफ़ी सारे स्टेट बने। इसके बाद 1970s में और 1980s में नॉर्थ ईस्ट में कई सारे नए राज्य बने। एथनिसिटी और नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए 1970s में और 80s में कई सारे राज्यों का निर्माण किया गया था। और सबसे लास्ट में थर्ड वेव आई 2000 के बाद, हिंदी हार्टलैंड का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए 2000 में 3 नए राज्य बने थे, उत्तराखंड, उसके बाद छत्तीसगढ़ और झारखंड। देखो एक फेमस सेकुलर है लुइस टिलिन। लुइस टिलिन की एक बुक है रीमैपिंग इंडिया। अपनी इस बुक में लुइस टिलिन 4 पर्सपेक्टिव्स देती हैं स्टेट फॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहला पर्सपेक्टिव है स्टेट्स का निर्माण क्यों होता है, या फिर स्टेट अलग से स्टेट्स की डिमांड क्यों उठती है। सबसे पहली जो एक्सप्लेनेशन है वो है सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन, दूसरी पॉलिटिकल इकोनॉमी, तीसरी गुड गवर्नेंस और चौथी पॉलिटिकल रीजंस। तो पहला जो एक्सप्लेनेशन है सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन, इसमें योगेंद्र यादव और रामचंद्रन गुहा अपना व्यू प्रकट करते हैं। ये कहते हैं मार्जिनलाइज सेक्शंस के जो लोग हैं सोसाइटी में वो अलग से स्टेट की डिमांड करते हैं, और जितनी स्ट्रॉन्ग डिमांड होगी मार्जिनलाइज सेक्शंस के लोगों की, उतना ही ज़्यादा चांसेस हैं अलग से स्टेट का निर्माण होगा। उसके बाद दूसरा व्यू है पॉलिटिकल इकोनॉमी एक्सप्लेनेशन, अतुल कोहली। इनका कहना है इकोनॉमिक पॉलिसीज डिटरमाइन करती हैं अलग से स्टेट की जो मांग उठ रही है उसको पूरा किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल दिया जाता है झारखंड और छत्तीसगढ़, दोनों की जो डिमांड थी वो न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज के हिसाब से थी, इसलिए छत्तीसगढ़ और झारखंड का निर्माण हुआ। तीसरी एक्सप्लेनेशन है गुड गवर्नेंस। लाल कृष्ण आडवाणी और मायावती कहती हैं छोटे स्टेट्स का निर्माण होना चाहिए, ये अच्छी गवर्नेंस के लिए अच्छा है, मतलब इससे गुड गवर्नेंस आती है, अलग छोटे छोटे स्टेट्स का निर्माण होता है। चौथे नंबर पे पॉलिटिकल रीजन्स। लुइस टिलिन खुद और क्रिस्टोफर जेफरलोट ये कहते हैं स्टेट फॉर्मेशन देखो सीधा सीधा इस बात पे डिपेंड करता है, यूनियन गवर्नमेंट के अगर इंटरेस्ट सर्व होते हैं अलग से छोटे स्टेट का निर्माण करने से, तो यूनियन गवर्नमेंट अलग से स्टेट का निर्माण कर देती है।
लेकिन अलग से स्टेट का निर्माण होना अगर यूनियन गवर्नमेंट में जो रूलिंग पार्टी है उस पार्टी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है तो कुछ भी हो जाए वो अलग से स्टेट का निर्माण नहीं करती है। यानी अलग से स्टेट का निर्माण होगा या फिर नहीं होगा ये सिर्फ और सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि रूलिंग पार्टी जो है सेंटर में उसके इंटरेस्ट किस तरफ हैं। तो ये पॉलिटिकल रीजन्स की बात करते हैं। इस प्रकार से हमने 4 एक्सप्लेनेशंस को समझा जो स्टेट फॉर्मेशन के लिए दी जा सकती हैं। तो आज की इस डिस्कशन में इतना ही है, बाकी हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे फेडरलिज्म को। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।